किसी भी सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए, चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए राइट एप्लीकेशन, राइट स्टेप्स, राइट लीगल ग्राउंड्स और राइट डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास ये 3 सेट्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ नहीं होगी तब तक आपका एप्लीकेशन में लूप होल्स होंगे और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका एप्लीकेशन अपील की स्टेज पे चला जाए। हाउ कैन वी सबमिट अ सक्सेसफुल एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ dependent child visa UK application? So first of all, I'm going to show you in today's video what type of application and how you can complete your application, and also how will you prepare your documents in terms of your child visa, dependent child visa application. And thirdly, I'm going to tell you what legal grounds will be applicable so that you can draft your letter by yourself and you can submit your application by yourself without hiring anybody else. So I'm just going to tell you now, first of all, what is a child visa, dependent child visa. Dependent child visa is when somebody is here in the United Kingdom. For example, you are mother or you are father of a child and who has got limited leave to remain in the United Kingdom. Limited leave to remain United Kingdom में already आपके पास है, लेकिन आपका वो child जो आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका चाइल्ड पाकिस्तान में है, श्रीलंका, बांग्लादेश में है, तो जिसका आपने वीज़ा यहाँ पर यूके में आने के लिए करना है। अब आप इसको किस तरह से करेंगे, कौन सी कैटेगरी में एप्लीकेशन करेंगे? आफ्टर जुलाई 2012 एक चेंज आई है जिसके तहत आप अपेंडिक्स FM यानी कि फैमिली वीज़ा के तहत अपने चाइल्ड का एप्लीकेशन करते हैं। आपको अपने बच्चे के भी फिनंशियल रिक्वायरमेंट दिखाने की ज़रूरत होती है। अब ओवरव्यू क्या है इस किस्म के एप्लीकेशंस का और इसमें क्या क्या हर्डल्स, क्या क्या इश्यूज आते हैं। नंबर 1 इशू, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू इनक्लोज इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस, और दूसरी बात आपका इसमें यह होता है कि रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट्स और उसके प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। थर्डली आप उसमें ये करते हैं कि आपके लीगल ग्राउंड्स, और नंबर 4 आप ये करते हैं कि आपका जो डिपेंडेंसी है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दीज टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपकी डिपेंडेंसी क्या है, राइट? बच्चे की अपब्रिंगिंग में आपका क्या किरदार है, बच्चे को किस तरह से आपकी ज़रूरत है, ये वो चीज़ें हैं कि जिसके तहत आपने ये इन चीज़ों को नोट करना है। इसके बगैर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इट्स मी बैरिस्टर शाज़िया अंजम, UK इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट, एंड आई हैव बीन हेल्पिंग many other immigrants in terms of their settlement applications, even in the most complex cases as well. So अभी सबसे पहले हम जिस चीज़ पे बात करेंगे उसमें ये देखेंगे कि किस टाइप का एप्लीकेशन होना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द डिपेंडेंट चाइल्ड वीज़ा एप्लीकेशन, और ये है कि इसमें कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करेंगे, कितने टर्म्स का आपको वीज़ा मिलेगा, और आपकी फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, किस तरह से आप फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को इनक्लोज करेंगे, और किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि ये किस किस्म की एप्लीकेशन है। इसमें यह है कि 2 तरह की एप्लीकेशन होती है। पहली एप्लीकेशन के जिसमें पेरेंट्स आर ब्रिटिश सिटीज़न, पेरेंट्स जो है यहाँ पर सेटल्ड हैं और उनके जो बच्चे हैं या चाइल्ड है जिसकी एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं उनके पास कोई लीव टू रिमेन नहीं है और सिंगल चाइल्ड की एप्लीकेशन करनी है। अब किस तरह से करेंगे? दूसरी टाइप ऑफ एप्लीकेशन के जो मदर है यहाँ पर वो ब्रिटिश सिटीज़न की वाइफ है और उसके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, यहाँ पर वो सेटल्ड नहीं है, ब्रिटिश नहीं है, वो लिमिटेड लीव टू रिमेन है। अब उसने अपने चाइल्ड को, डॉटर है, सन है, पाकिस्तान में या बांग्लादेश, श्रीलंका में, जहाँ पर भी है, सो किस तरह से कौन सी कैटेगरी की एप्लीकेशन करेंगे? इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी एप्लीकेशन आती है अपेंडिक्स FM के तहत। आपने जो एप्लीकेशन चूज़ करना है वो होगा अपेंडिक्स FM के तहत, क्योंकि जब आप लिमिटेड लीव टू रिमेन पे होते हैं तो आपके बच्चों ने आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। आप अपेंडिक्स FM का एप्लीकेशन चूज़ करेंगे अपने चाइल्ड की एप्लीकेशन के लिए। अब उसमें ये है कि
दो चीज़ें हैं कि अगर तो दोनों आपके बोथ पेरेंट्स, बच्चे के जो बोथ पेरेंट्स हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं, देन द चाइल्ड कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू एंटर। इट मीन्स के जो उसके लिए इंडेफिनिट लीव टू एंटर का एप्लीकेशन होगा इंस्टेड ऑफ 30 मंथ्स का लीव। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो टाइप के एप्लीकेशन आएंगे, आपने उसमें से कौन सा चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसिस। द फर्स्ट वन इज़ व्हेन बोथ पेरेंट्स आर ब्रिटिश, and the second one is when parents or mother has got in limited leave to remain and child wants to join mother and parents. So in some circumstances क्या होता है कि mother जो है वो for example उसकी शादी यहाँ पर किसी ब्रिटिश नेशनल से होगी। अब उनके जो पहली शादी है या पहली शादी से जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर आना है, खुद तो वो यहाँ पर एज ए स्पाउस आ गई ऑफ ब्रिटिश सिटीज़न। अब पहले जो शादी में से बच्चे हैं उनको किस तरह से लेकर आना है, ये वीडियो उन लोगों के बारे में है। So as you can see from the screen, you will see the next thing will be in terms of relationship requirement, right? अब इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके क्या लगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड जो है ही मस्ट और शी मस्ट बी अंडर 18 ईयर्स ओल्ड, और उसने अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ ना गुजारी हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इंडिपेंडेंट लाइफ ना गुजारी हो, विच मीन्स के चाइल्ड जो है वो अपना इनकम नहीं कर रहा, चाइल्ड जो है वो मैरिड नहीं है, चाइल्ड जो है वो अपने आप को खुद नहीं संभाल सकता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक केस लॉ में भी रिसेंटली जो डिसीजन किया गया था उसमें ये था कि बच्चे को माँ की कितनी ज़रूरत है और बच्चा माँ के बगैर रह सकता है या नहीं रह सकता। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यू नीड टू पे अटेंशन टू, क्योंकि अगर आप ये फैक्टर्स को डिस्क्लोज नहीं करते, इस फैक्टर्स को आप नहीं प्रूव करते, दैन योर एप्लीकेशन विल नॉट बी सक्सेसफुल। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप के चाइल्ड ने इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजारी हो। सो अब डिपेंडेंट अपॉन बोथ स्पॉन्सर्स, इसका क्या मतलब है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। डिपेंडेंट अपॉन बोथ स्पॉन्सर मींस के फादर जो है ब्रिटिश नेशनल है, मदर के पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, और जो चाइल्ड है उसका स्पॉन्सर कौन होगा, बेसिकली तो मदर के साथ रिलेशन है क्योंकि उसकी सेकेंड मैरिज है। तो अब फादर जो है वो फिनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में दोनों स्पॉन्सर होते हैं, दोनों का स्पॉन्सरशिप होना ज़रूरी है, और सपोर्ट लेटर जो लगेगा वो भी दोनों की तरफ से लगेगा, कंसेंट लेटर लगेगा वो भी दोनों की तरफ से लगेगा, स्पॉन्सरशिप लेटर लगेगा वो भी दोनों की तरफ से लगेगा। अब उसको ड्राफ्ट कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के एंड पे, ड्राफ्ट्स भी आपको दिखाएंगे, आपको जो शेयर करेंगे एप्लीकेशन कैसे कंप्लीट करना है, आपको ये भी बताएंगे कि आपने लीगल ग्राउंड्स कौन से ड्राफ्ट करने हैं ताकि आप अपना एप्लीकेशन खुद से कर सकें। एंड इफ़ यू नीड फर्दर सपोर्ट, इफ़ यू नीड फर्दर हेल्प, you can send me email. I have left my personal email address as well as my personal contact number so that you can ask for support. How do you do that so that I can support you further in terms of your any further questions in terms of your application. So अभी first of all जो हम अभी बात करेंगे वो है फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की। अब उसमें फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जैसे स्पाउस वीज़े के लिए 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट चाइल्ड का जब आप एप्लीकेशन करेंगे उसमें आप इंक्लूड करेंगे एक्स्ट्रा पैसे जो ऑल टुगेदर 22,400 आपके फर्स्ट चाइल्ड के लिए और 24,800 फॉर द सेकेंड चाइल्ड। आपकी जो इनकम है वो 22,400 पाउंड मिनिमम इतनी में इनकम आप शो करेंगे अगर आपने अपने बच्चे को यहाँ पर बुलाना है। अब क्या है कि आपका चाइल्ड आपके कंट्री में है, पाकिस्तान में है, और आप उसको यहाँ पे बुलाना चाह रहे, तो उसके लिए यहाँ पर आपने जो इनकम दिखानी है बेसिकली वो 22,400 पाउंड मिनिमम इनकम। और जो भी ब्रिटिश चाइल्ड हैं आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश चिल्ड्रन वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनके लिए मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है और उसकी कैलकुलेशन में भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स के पास ऑलरेडी ब्रिटिश चिल्ड्रन हैं तो उनकी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो चिल्ड्रन जो डिपेंडेंट हैं, जो ओवरसीज़ रहते हैं, उन्होंने इधर आके अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करना है, ओनली those children can be included, right? So any live question or any comment you can ask, you can comment below and ask your questions so that I can include your questions and answer your questions as well. Okay, so
अब ये है कि आपने ये इनकम रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करनी है, राइट? सो आई विल शो यू द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कि आप 22,400 पाउंड के लिए आपने कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट साथ लगाने, एविडेंस आपने कौन सी लगानी है। अब क्योंकि कुछ लोग एम्प्लॉयड होते हैं और कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अब जो एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड के लिए सैलरी स्लिप्स लगेगी, बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी, एंड सिंपल इज़ दैट, और 6 मंथ्स की लगेंगी और वो आप उसको प्रूफ कर देते हैं। जब आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड की बेसिस पे आप को मुश्किल हो जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं। इस वीडियो में जैसे अभी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी स्लिप लगाएंगे 6 मंथ्स की, और सिंपल इज़ दैट आप बैंक स्टेटमेंट की जिसमें आपकी सैलरी जा रही है, मेक श्योर करें यू हाईलाइट दैम so that anti-clearance officer is cleared about your circumstances. Okay, so now next is a self-employed income. How you meet self-employed income, right? So which is very important. Self-employed income के लिए self-employed income के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि इसमें couple of the documents होते हैं. This is not straightforward, right? So couple of documents और self-employed circumstances के लिए आप कौन से documents लगाएंगे? I'm going to share with you in terms of your self-employed document. इसमें अभी आप ये देखें कि आपके जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये लगेंगे, राइट? सो इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आप को ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पर करंट अपॉइंटमेंट रिपोर्ट फ्रॉम कंपनीज हाउस। फॉर एग्जांपल आपके पास बिजनेस है और आपने उस इनकम को भी शो करना है, उसके लिए आपको पर्सनल इनकम को भी शो करना होता है, दोनों इनकम्स को आपको शो करना होता है, क्योंकि अगर आप दोनों इनकम को शो नहीं करते देन योर एप्लीकेशन अगेन विल बी रिफ्यूज्ड, एंड आप ये नहीं चाहते कि आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो, मैं भी ये नहीं चाहती कि आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो। मेक श्योर यू इनक्लोज ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू in this screen. Okay, so here is कि आप कंपनीज हाउस में आप डायरेक्टर हैं, तो आपने बिजनेस आप रन कर रहे हैं, तो करंट अपॉइंटमेंट रिपोर्ट के आप एज ए डायरेक्टर अपॉइंटेड हैं, कंपनी टैक्स रिटर्न CT 600, कॉर्पोरेट बिजनेस स्टेटमेंट कवरिंग द लास्ट 12 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम, एविडेंस ऑफ ऑन गोइंग एम्प्लॉयमेंट एज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। अब एज ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी हम लोग क्या करते हैं कि पे स्लिप्स लेते हैं। अब पे स्लिप्स जब लेंगे तो उसके लिए आपको अपनी पे स्लिप्स भी लगानी होगी। एक साइड पे आपने अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, दूसरी साइड पे आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आप डायरेक्टर हैं, उसमें से आप सैलरी ले रहे हैं, तो आप वो पे स्लिप्स भी लगाएंगे। सो हेयर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट? And the next thing is that evidence of registration with company's house, कि आपकी company registered है। Audited account, some people have audited account, some people do not have audited account. अगर आपके audited account नहीं है, ignore this factor and move on to the next one. So annual accounts आप अपने accountant से लेकर जो annual account reports हैं वो आप साथ लगाएंगे। अगर आपका बिजनेस VAT रजिस्टर्ड है तो आप वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे, और अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, वैट के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन विद HMRC एज एन एम्प्लॉयर फॉर पर्पसेस ऑफ पेई। सो अब आपका बिजनेस HMRC के साथ रजिस्टर्ड है, तो आप HMRC के साथ जो उसकी रजिस्ट्रेशन होगी कि आप पेई रोल पे हैं, आपका बिजनेस नेशनल इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ पेई रेफरेंस, और ये आप उसमें साथ लगाएंगे। सो प्रूफ ऑफ ओनरशिप, लाइक आपके पास लीज है, आप लीज साथ लगाएंगे, और इसी तरह से ही मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। एज आई सेड बिफोर कि अगर आप सैलरी ले रहे हैं, अगेन आप देखेंगे कि आपको पे स्लिप्स लगानी पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट्स, और अगर आप डिविडेंड्स ले रहे हैं तो डिविडेंड वाउचर्स लगाएंगे, और साथ आप अपने अकाउंटेंट से लेटर लेंगे कंफर्मिंग दैट यू हैव बीन रिसीविंग डिविडेंड वाउचर्स इन टर्म्स ऑफ योर इनकम। सो आप अगर एम्प्लॉयमेंट में हैं तो 2 sets ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स एंड योर पे स्लिप्स, ओके। और अगर आप सैलरी नहीं ले रहे तो फिर आप डिविडेंड्स लगाएंगे और 3 sets ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। नंबर 1 बैंक स्टेटमेंट्स, नंबर 2 डिविडेंड्स वाउचर, नंबर 3 अकाउंटेंट्स लेटर कंफर्मिंग योर
dividends that you have been receiving, and it must be for the last 1 year as well. Okay, so these are the documents you need to enclose. Okay, so नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि व्हाट इफ़ इनकम, अगर आप इनकम को मीट नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा। अगर आप इनकम को मीट नहीं कर सकते और आपने अपने चाइल्ड का वीज़ा भी अप्लाई करना है, इनकम आप नहीं कर रहे, आपके कंपेलिंग एंड कंपैशनल सर्कमस्टांसिस है, देन योर केस कम्स अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस। पैराग्राफ जनरल से एग्जम्पशन के लिए आपको EX1 एग्जम्पशन का FM EX1 के तहत आपको एग्जम्पशन क्लेम करनी होगी। किस वजह से आप इनकम को मीट नहीं कर रहे और क्या रीजंस हैं, उसमें ये होगा कि अगर आपको ग्रांट होता है आपका लीव टू रिमेन, आपके चाइल्ड का लीव टू रिमेन, तो ये है कि आपको उसमें इंस्टेड ऑफ 5 years रूट आपको 10 years रूट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और 10 years का आपको लीव टू रिमेन फिर भी मिलेगा आपके चाइल्ड को, लेकिन आपको इंस्टेड ऑफ 5 years रूट यू विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 years रूट। सो दैट्स द डिफरेंस। मेक श्योर के, और उसमें ये होता है कि जब आपका लीव टू रिमेन आपके चाइल्ड को मिल जाए, आप यहाँ पर यूके में आ गए हैं, देन आफ्टर कंप्लीटिंग द रिक्वायरमेंट, आफ्टर सबमिटिंग योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगेन, देन यू कैन क्लेम, देन यू कैन स्विच योर वीज़ा अगेन ऑन टू 5 years रूट। सो अगर आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर सकते, देन यू विल कम अंडर द 10 years रूट। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास फिर भी कैश होता है, आप रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते लेकिन आपके पास सेविंग्स है, और सेविंग्स कितनी है 16,000 पाउंड्स। अब प्लस आपका कितना रह जाता है 2,500 पाउंड फॉर 18,600 पाउंड, एंड फॉर 20,000 पाउंड 24,400 पाउंड्स आपका जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल अगर आपका डिफरेंस उसमें लेस पोस्ट 7,000 का डिफरेंस है, आपके पास 16,000 की जो है वो सेविंग है, और 7,000 अप्रोक्सीमेटली अबाउट आपके जो है वो बैलेंस लेफ्ट है, तो अब आप 7,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 टाइम्स, सो इट्स गोइंग टू मेक आई थिंक 17,500। इसको आप 2.5 टाइम पे कैलकुलेट करेंगे। अब जब आप सारी इनकम को उसको मिलाएंगे तो उसके बाद आप 16,000 को एडिशन करेंगे अपने 17,500 के साथ, क्योंकि आपके उसमें जो इनकम कम थी वो आप उसको कैलकुलेट करेंगे, तो उस हिसाब से फिर आप उसकी एप्लीकेशन में कैलकुलेशन लगाएंगे। 16,000 पाउंड सेविंग प्लस आपके जो भी अमाउंट कम है उसमें से, अगर आपके अमाउंट 10,000 पाउंड कम है तो आपको 25,000 पाउंड प्लस 16,000 पाउंड, इस तरह से करके कुछ कैलकुलेशन है। एनी फर्दर इन कन्फ्यूजन, एनी फर्दर कैलकुलेशन, यू कैन सेंड मी ईमेल एंड देन आई विल हेल्प यू फर्दर इन टर्म्स ऑफ योर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। सो इनकम का तो आपका हो गया कि आपने इनकम के डॉक्यूमेंट्स एज बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से लगाने हैं, एज बीइंग एम्प्लॉयमेंट पर्सन कौन से लगाने हैं, इफ़ यू वांट टू कॉल योर चाइल्ड ओवर टू यूनाइटेड किंगडम। अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस क्या हैं बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं क्या। सो ऐसी सूरत हाल में जब आप अपने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के, आप फिनंशियल सर्कमस्टांसिस को मीट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपके कोई फैमिली में बहुत ज़्यादा बीमार है, खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो गई है, या कोई ऐसी रीजंस है, कोई काम नहीं कर सकते, जिस तरह से कोरोना वायरस कोविड-19 का टाइम आ गया, या ऐसा कोई डिज़ास्टर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, देन यू कैन क्लेम दैट यू आर अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, और उससे एग्जम्पशन क्लेम करेंगे और आप फिर भी अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट इट कम्स अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस। Okay, so next thing is that
हार्डशिप रूल्स। अब एक और चीज़ है और वो ये है कि हार्डशिप रूल्स की बात आते हैं कि सम टाइम ये होता है कि आप फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आपको आपके बच्चे के ऐसी हार्डशिप है, फॉर एग्जांपल उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, सेक्शन 55 ऑफ बॉर्डर्स एक्ट को इन्वॉल्व करें और जो आर्टिकल 8 के फैक्टर्स है उसको असेस करवाएं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें बच्चे का राइट बनता है और आर्टिकल 8 सेक्शन 55 ऑफ बॉर्डर्स एक्ट को कंसीडर करते हुए इवन इफ यू डू नॉट मीट योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस स्टिल you will be able to get your limited leave to remain for your child, but it will come under the 10 years route instead of 5 years route. What do I mean by that? कि आफ्टर 5 years के बाद सेटलमेंट नहीं मिलेगी, आपको 10 years के बाद आपके बच्चे को सेटलमेंट मिलेगी, बट अगेन यू कैन स्विच इन टू अनदर कैटेगरी ऑफ वीज़ा वंस योर डॉक्यूमेंट्स आर completed. So this was the financial requirement. So how can you meet the financial requirement when you actually want to apply for your child? So financial requirements में documents कौन से लगते हैं, process क्या है, अगर नहीं है documents तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को बताई है। अब ये था एक पार्ट, one part of the application, right? So there are 3 more parts of application. For example, one is the process of application. How do you complete your online application and what kind of information will you need to complete your online form? और secondly कि आपको legal grounds कैसे draft करने हैं, और उसके अलावा drafts जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप पेरेंटल कंसेंट देते हैं, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो आपका चाइल्ड अंडर 18 है, उसको पेरेंटल कंसेंट फॉर्म की ज़रूरत होगी। आप स्पॉन्सर लेटर, स्पोर्ट लेटर कैसे ड्राफ्ट करते हैं, एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू दैट एज वेल, सो दैट यू कैन अप्लाई सक्सेसफुली फॉर योर चाइल्ड टू कम एंड ज्वाइन यू एज बीइंग योर डिपेंडेंट चाइल्ड। और ये भी वहाँ पर कि रिफ्यूज़ल कौन से बेसिस पे, रिफ्यूज़ल कौन से ग्राउंड्स पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि किस बेसिस पे रिफ्यूज़ल्स आते हैं और वो कौन सा डिपेंडेंसी के एलिमेंट्स हैं जो आपने शो करने हैं और जिसके बगैर एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो जाती हैं। क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होता है दैन दिस इज़ नॉट ओनली वन एप्लीकेशन, इसके पीछे 3 फैक्टर्स होते हैं। आप का डिप्रेशन लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल, आप अपने चाइल्ड से दूर है, फैमिली राइट्स से डिप्राइव हैं, और उसके अलावा आपके जो इसमें एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बच्चे की एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये भी उतनी ही एक्सपेंसिव होती है जितनी कि स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन एक्सपेंसिव होती है। जिस तरह से स्पाउस वीज़े का आप एप्लीकेशन के कॉस्ट होते हैं, आप वीज़ा ऑफिसर को 1520 पाउंड्स पे करते हैं, जिस तरह से आप हेल्थ सरचार्जेस पे करते हैं, लेकिन हेल्थ सरचार्जेस एक्चुअली चाइल्ड एप्लीकेशन में हेल्थ सरचार्जेस की एग्जम्पशन भी हम ले लेते हैं। तो उसमें ये चीज़ें होती हैं कि आपके कॉस्ट, आपका स्ट्रेस, आपका टाइम, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप राइट एप्लीकेशन, राइट डॉक्यूमेंट्स, राइट लीगल ग्राउंड्स, राइट ड्राफ्ट्स के साथ नहीं करते, देन योर एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज्ड। और अपील में भी आपके चांसेस इसलिए नहीं होते, जब बेसिस ठीक ना हो तो आपका एप्लीकेशन अपील में भी रिफ्यूज़ हो जाता है। अपील में ओनली वो केसेस सक्सेसफुल होते हैं जिसके लीगल ग्राउंड्स राइट होते हैं, और जो एप्लीकेशन अगर रिफ्यूज़ हो भी जाए तो अपील में जाके आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है ऑन पॉइंट ऑफ लॉ। जब आप लीगल आर्गूमेंट्स करते हैं, आपका केस आर्गुएबल होता है, चांसेस ऑफ सक्सेस होती है, देन यू गो फॉर अपील एंड यू गेट सक्सेस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अपील, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल, फ्रॉम द अपर ट्राइब्यूनल। जैसे हमने केसेस विन किए हैं पॉइंट ऑफ लॉ पे विन होते हैं। बाज़ औक़ात क्लाइंट्स पुट ऑफ हो जाते हैं, बाज़ औक़ात क्लाइंट्स परेशान हो जाते हैं कि जब वो रिफ्यूज़ल लेते हैं, वो समझते हैं शायद दिस इज़ एंड ऑफ द स्टोरी। दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द स्टोरी, बिकॉज अगर आपका एप्लीकेशन की बेसिस ठीक है तो आप अपील में आर्ग्यू करते हैं और जजेस हमेशा आपको इंसाफ, मोस्ट ऑफ द टाइम जजेस आपको इंसाफ देते हैं, राइट। सो लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन की बेसिस राइट नहीं है, then this is difficult for you to actually get successful result even at the stage of your appeal. So in nutshell कि आप की पहली बात तो ये कि आप अपना एप्लीकेशन करें और उसको प्रॉपर तरीके से करें,
क्योंकि ताकि आप, मैं भी नहीं चाहती, आप भी नहीं चाहते कि आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो, लेकिन समवेयर अगर फिर भी वीज़ा ऑफिसर कोई गलती करता है, देन देयर आर चांसेस ऑफ अपील इन सच मैटर्स कि जहाँ पर आप अपील में जाकर सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन सक्सेसफुल अपील्स वही होती हैं जिसकी बेसिस राइट होती है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द की मिथ ऑफ योर एप्लीकेशन। सो एज आई सेड बिफोर कि अभी आपने एप्लीकेशन का प्रोसेस का कि आप किस तरह से आप डिपेंडेंट चाइल्ड वीज़ा की एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने बच्चे को यूके में लाने के लिए, जो कि आपका डिपेंडेंट है, जो कि ब्रिटिश नहीं है, उसको आपने यहाँ पर लेकर आना है। उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिपेंडेंसी क्या है, वो हमने यहाँ पर मेंशन किया। अभी बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं उसके लिए कि उसका एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है, तो उसके लिए आप मुझे ज्वाइन करें फॉर द नेक्स्ट 3 एक्चुअली सीरीज़ ऑफ द ट्यूटोरियल। उसमें अगर आपने ज्वाइन करना है, यू विल सी द रजिस्ट्रेशन पेज। सो दिस रजिस्ट्रेशन इज़ फ्री, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर फ्री एंड देन यू कैन वॉच माई नेक्स्ट वीडियोज़ एज वेल एज आप जो है वो YouTube का मेरा चैनल बैरिस्टर शाज़िया अंजम ऑफिशियल, सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड follow my page Family Visa UK. You will see lots of free information, helpful information where you can get your information and apply yourself for a UK visa application for your family members. So this is my mission, to help families to actually bring them together under Article 8 as well as under Section 55 of Borders Act, where children are involved. और सम टाइम ये होता है कि कुछ ऐसे बच्चे जिनके ब्रिटिश पासपोर्ट की एप्लीकेशन जानी होती है, जो बाय बर्थ ब्रिटिश होते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट नहीं बना होता, उनके लिए सेपरेट प्रोसेस है। अगर आपको उस सिलसिले में हेल्प चाहिए, अगेन यू कैन सेंड मी अर्जेंट टेक्स्ट मैसेज ऑन माय पर्सनल मोबाइल नंबर। ओनली सीरियस क्लाइंट्स कैन सेंड मी टेक्स्ट मैसेज। इफ़ क्लाइंट्स नहीं हैं और रैंडम टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, आई विल नॉट रिप्लाई टू इररेलेवेंट मैसेजेस, ओनली आई विल रिप्लाई टू दोज हु रियली नीड मी, और उनको मैं एडवाइस करूँगी। अगर आप का जो मैटर है वो उसका बच्चे के ब्रिटिश पासपोर्ट की एप्लीकेशन है, या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन है, या आपकी लिमिटेड लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन है एज बीइंग चाइल्ड, या फिर आप के साथ ब्रिटिश चिल्ड्रन रह रहे हैं और आप एज ए पेरेंट्स उनको ज्वाइन करके इधर आना चाह रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्चुअली के जो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सिनेरियो में एप्लीकेबल होती हैं। तो उसमें अगर हैं तो अगेन यू कैन सेंड मी ईमेल, और इफ़ कुछ अर्जेंट मैसेज है, आपको ईमेल का रिप्लाई नहीं आता, यू कैन ऑलवेज सेंड मी टेक्स्ट मैसेज, शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज ऑन माय मोबाइल नंबर, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, आई विल हेल्प यू, आई विल एडवाइस यू फॉर फ्री, एंड इफ़ यू want to go ahead, then we can discuss that as well. So in the meantime, I hope you have liked this video, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी, फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए, feel free to send me text message and I will speak to you soon.